जय हिंद। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 और 7 का चर्चा करेंगे। पहला है वैश्वीकरण, चैप्टर का नाम, ठीक है ना। इसका चर्चा करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। पहला लिखा है मॉल क्या है। मॉल क्या है तो वैसे बाजार जिसमें एक छत के नीचे उपभोग की सारी वस्तुएं छोटी हो या बड़ी हो उपलब्ध होती है, उसको क्या कहेंगे, मॉल, ठीक है। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे वैश्वीकरण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम का या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके, ठीक है। बिना कोई रुकावट के एक देश दूसरे देश से में जा सकता है सामान, ठीक है। उसको कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। अब निजीकरण है तो निजीकरण का अभिप्राय है कि निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्या करे, उसका स्वामित्व प्राप्त करना तथा उसका प्रबंधन करना है, क्या कहलाएगा, निजीकरण, ठीक है। यहाँ तक लोग समझ गए। उदारीकरण, उदारीकरण का अर्थ है कि सरकार द्वारा जितना भी लगाया गया अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध है, जैसे लाइसेंस, कोटा, इस सब को हटा देना है, क्या कहलाता है, उदारीकरण। इसी को एलपीजी कहते हैं, एलपीजी, ठीक है। एगो एलपीजी होता है लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें एलपीजी होता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, निजी का प्राइवेटाइजेशन, और उदारीकरण का हो गया एल से है लाइब्रेलाइजेशन, ठीक है। आगे देखते हैं वैश्वीकरण क्या अंग है, 5 अंग, ठीक है। यहाँ तक समझ होंगे तो वीडियो को पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। अब देखिए वैश्वीकरण के 5 अंग, व्यवसाय व्यापार संबंधी अवरोध का कमी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, ठीक है। 5 अंग है। आगे वैश्वीकरण भारत में कब आया था, 1991 में, ठीक है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखता है, उसको क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। या एक देश से अधिक देशों में अपना कंपनी चलाता हो तो उसको क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, फोर्ड मोटर्स, ये सब आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। भारत का कौन है, डाबर, वो सब विदेश का था, भारत का। अब निवेश किसको कहते हैं, अब जैसे देखिए भूमि हो गया, कॉमा देना था यहाँ पे, ठीक है ना, भवन हो गया, मशीन हो गया, या अन्य उपकरण को खरीदने में जो मुद्रा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब विदेशी पूंजी क्या है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जो लगाए गए पूंजी होता है उसको क्या कहते हैं, विदेशी पूंजी, ठीक है। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले 2 कारक, प्रौद्योगिकी में प्रगति करेंगे और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का क्या करें, उदारीकरण, ताकि क्या हो सके, वस्तु का आसानी से इस देश से उस देश आना जाना रहे, ठीक है। आगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था, जिसमें भारत इसका संस्थापक देश था उस समय। वर्तमान में 149 देश का कहिया के अकॉर्डिंग 2006 के अकॉर्डिंग, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जिसमें विश्व के सभी देश अपना अपना व्यापार मिलजुल कर सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में क्या तर्क है, प्रत्यक्ष विदेश निवेश का प्रोत्साहन ताकि विदेशी निवेश होगा, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, नए बाजार तक पहुंच, उत्पादन तथा उत्पादित के स्तर को उन्नत करना, बैंकिंग और वित्तीय सुधार क्षेत्र में सुधार, मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास, ठीक है। यह है भारत के वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क। अब देखिए बिहार में इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, सो देखिए। पहला, कृषि में क्या होगा, उत्पादन वृद्धि हुआ, निर्यात में वृद्धि हुआ, विदेशी निवेश यानी विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय की प्राप्ति हुआ, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू में वृद्धि है, विश्व स्तरीय उत्पादकता वस्तुओं की उपलब्धता है। छठा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बहुराष्ट्रीय कंपनी और बीमा कंपनी का आगमन, ये सब सकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, सो देखिए। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा होने लगा, ठीक है। जैसे में है जूट उद्योग, ये सब क्या होने लगा, उपेक्षा होने लगा।
कुटीर एवं लघु उद्योग क्या होने लगा, बंद होने लगा। रोजगार पर विविध प्रभाव पड़ा। आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश भी हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म लिखा है लाइवलीजाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आम आदमी पर पड़ने वाले वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है। उपयोग के आधुनिक संसाधन की उपलब्धता, रोजगार की बढ़ी हुई संभावना, आधुनिकता तकनीकी की उपलब्धता, ये आम आदमी पर वैश्वीकरण प्रभाव। अब आदमी कहते किसको, सो देखिए समाज के वैसे वर्ग या समूह को कहते हैं जो मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के लोग रहते हैं, जो सामान्य उपभोग की वस्तुओं से वंचित होते हैं, उसे किसी तरह अपनी आजीविका का निर्वाह करते, उसको क्या कहेंगे, आम आदमी। ठीक है, आम आदमी पर वैश्वीकरण क्या प्रभाव पड़ा, सो देखिए अच्छा प्रभाव क्या पड़ा। बेरोजगार बढ़ने की आशंका बढ़ गया। उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता है। श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव पड़ा। मध्यम एवं छोटे उत्पादों की कठिनाई। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या होने लगा, संकट होने लगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, 7वां अध्याय। ठीक है, उपभोक्ता, जब व्यक्ति वस्तु एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तो उसको उपभोक्ता कहते हैं, और जहाँ बनता है उसको कहते हैं उत्पादकता। ठीक है, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है जबकि हम उस पर निर्भर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जिस वस्तु का उपभोक्ता है उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले और जैसे वस्तु के गुण, मात्रा, वस्तु बनाने में यानी ये सब उपभोक्ता का अधिकार। ठीक है, अब देखिए भी कहता है उपभोक्ता जागरण के कौन कौन से आकर्षक नारा लगाया गया। पहला, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। दूसरा, सावधान ग्राहक अपने अधिकारों को पहचान, जागरूक ग्राहक जाग हो। एक और है, उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक निम्न है। पहला, मिलावट की समस्या, कम तौल, कम गुणवत्ता वाली वस्तु, ऊंची कीमत, डुप्लीकेट वस्तु, ये सब उपभोक्ता का शोषण करता है। ये सब करके भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण, सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम, जिसमें उपभोक्ता को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब हॉलमार्क का स्वर्ण आभूषण से संबंधित है। अब देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ अधिकार है। पहला, सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनाव या पसंद करने का अधिकार, जो पसंद है वही वस्तु लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद है सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, उसका उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इतना उपभोक्ता अधिकार है धारा नंबर 6 में। आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं की उनकी शिकायत निवारण के लिए 3 स्तर बनाए गए। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य आयोग आता है। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग होता है। जिला स्तर पर जिला मंच या फोरम होता है। ठीक है, जहाँ शिकायत आप कर सकते हैं। अब जिला फोरम क्या, कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम हो तो उसको जिला फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, अगर वस्तु या सेवाओं का मूल्य 20 लाख से ऊपर या 1 करोड़ से कम हो तो उसको राज्य आयोग में ले जाएंगे। अगर किसी वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति 1 करोड़ से अधिक हो तो उसको राष्ट्रीय आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। ठीक है, यहाँ मूल्य होता है। ठीक है ना, ये मूल्य लिखा गया, ये नाम मूल्य लिखा गया। ठीक है, मुख्य रूप से राष्ट्रीय, राज्य एवं निम्न प्रशासकीय स्तर पर 2 संस्था महत्वपूर्ण है जो लोगों के जीवन और उपभोग के अधिकार की संरक्षण देते हैं। मानवाधिकार आयोग और सूचना का अधिकार, इसमें सूचना का अधिकार आयोग महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार, यह देश में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित हितों की सुरक्षा प्रदान करती है। इस संस्था को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। सूचना का अधिकार, आम आदमी को
अधिकार संपन्न बनाने हेतु सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। कोई व्यक्ति अभिलेख, ईमेल, आदेश, दस्तावेज, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक का क्रोध आदि के रूप में, क्रोध नहीं होगा, ठीक है ना, आदि के रूप में ऐसे प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो, जिसके लिए आवेदन संबंधी लोक सूचना अधिकार के समक्ष आवेदन करेगा। उसकी सुनवाई 30 दिन के अंदर कर दिया जाता है, या बहुत ज़रूरी होगा तो 48 घंटा के अंदर, ठीक है। कहता है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। ये 10वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर था। कहता है कभी लोग आपके अच्छे कर्म पर चिल्लाए तो कुछ मत बोलना, बस इतना याद रखना कि हर खेल के प्रदर्शन पर दर्शक चिल्लाते हैं, खिलाड़ी नहीं।